हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। कक्षा 12 की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम चालू करेंगे चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, ठीक है। रे ऑप्टिक्स। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये आपके 7 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। 7 नंबर का एक अकेला चैप्टर है, जिसमें से 2 आएंगे आपके पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आधे आधे नंबर के, मतलब टोटल 1 नंबर का, ठीक है। एक आएगा आपके पास फिल इन द ब्लैंक, आधे नंबर का, ठीक है। एक आएगा आपके पास 1.5 नंबर का क्वेश्चन, और एक आएगा आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 और 2 और ये 4, कितने हो गए? 4 2 6 और 1 7। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है, ये आपका डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 7 नंबर का है, हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग लगभग हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते इसमें से हम, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन कहां से आएगा, ये आपको बता रखा है कि या तो हो सकता है आपके पास जो लास्ट में हमने दे रखे हैं डिवाइसेज, जो सूक्ष्मदर्शी है और टेलीस्कोप है अपने पास, ठीक है, दूरदर्शी जिसको बात करते हैं, उनकी जो डिजाइन वगैरह है, उनकी वर्किंग वगैरह है, वो सारी चीजें पूछ सकता है, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला है, और आपके पास क्या है, प्रिज्म का जो क्वेश्चन है, प्रिज्म का अपवर्तनांक डेल्टा, मिनिमम डेविएशन के बीच में हमको, सॉरी, डेल्टा एम हमने निकाला है, वो सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्लास में लिखवा रखे हैं तो टेंशन नहीं लेनी है उनकी, तो वो सिर्फ वही करने हैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा रखे हैं। अब छोटे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को एक बार फटाफट से समराइज कर देते हैं, एंड देन आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको टाइम स्टैम्प्स आ जाएंगे, सीधे अगर क्वेश्चन पे जंप करना चाहते हो तो वहां पर आप सीधे जंप भी कर सकते हो। चालू करें हम। सबसे पहले आते हैं महत्वपूर्ण नियम, सूत्र एवं सिद्धांत। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला आपको दे रखा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। आर बराबर कितना होता है? 2f होता है। जो अपने पास स्फेरिकल मिरर है, ये आपका क्या होगा? पोल होगा, ठीक है। ये आपका फोकस होगा, और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दूरी हमने कैपिटल आर बोली है, तो कितनी होगी? आर बराबर के 2f। अभी कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी हो, ठीक है, सबके लिए सेम ही होगा। अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। फिर है आपके पास दर्पण समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, सीधा, ठीक है। और लेंस समीकरण जहां आएगा वहां पर सिर्फ माइनस आएगा, ठीक है, ध्यान रखना भी आएगा अपने पास। आवर्धन क्षमता, पहले दर्पण की बात कर लेते हैं। दर्पण समीकरण 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, मिरर इक्वेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन मतलब कि मैग्निफिकेशन पावर, कि मैग्नीफाई कितना हो गया, तो मैग्नीफाई का सूत्र क्या है? एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, प्लस का है, ठीक है। देखो एच डैश क्या है यहाँ पर? एच डैश है अपने पास इमेज की हेड, जो आपकी इमेज बनी है, और एच क्या है? ऑब्जेक्ट हेड, जो आप एच ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हो, ठीक है। ये क्या है? वी अपने पास इमेज की पोजीशन, और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी हमने किया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, देख के जाना है। स्नेल्स नियम, स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर कितना होगा? n/1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। आपको ये n भी दिख जाएगा, और ये कितना होता है? n2 बटे n1 होता है, ठीक है। ये n2 सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक है, ये फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक है। ये क्या है? फर्स्ट के सापेक्ष सेकंड का अपवर्तनांक। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी? फर्स्ट मीडियम की। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड की। और ये अगर आप बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। आभासी गहराई एवं वास्तविक गहराई में संबंध।
कितना होता है n बराबर के h बटे h डैश। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आप क्या करोगे, साइन आई सी, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या चाहिए, कंडीशन भी आती है, ये थोड़ी देर में आएगी, सीधा याद रख लेना, साइन आई सी कितना होगा तुम्हारे पास 1/n। ठीक है, गोलीय सतह से अपवर्तन, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर फॉर्मूला बनाते हैं अपन, लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो इसी फॉर्मूला की हेल्प से करते हैं। क्या है अपने पास फॉर्मूला, -n/u प्लस n/v इक्वल टू n2 - n1/r, n1/u प्लस n2/v इक्वल टू n2 - n1/r। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला है। क्या है, स्फेरिकल सरफेस से जो अपने पास रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका फॉर्मूला है। रिफ्रैक्शन अपवर्तन, एक सतह को पार करके, जानते हो ना अपवर्तन, ठीक। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, n1/f इक्वल टू n2 - n1 बटे सॉरी इंटू 1/r1 माइनस, ठीक है, r1 फर्स्ट लेंस की रेडियस है, r2 सेकंड लेंस की रेडियस है, देख लेना, इसको डेराइव करना है, पूरा इंपोर्टेंट डेरिवेशन तो याद ही रखना है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, जो मैंने बोला था प्रिज्म वाला डेरिवेशन इंपोर्टेंट है, साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 बटे साइन ए बाय 2। ठीक है, डेरिवेशन किया हुआ अपने प्रिज्म से, वो एंगल निकाले थे, साइन आई का मान निकाला था डेल्टा एम बटे डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 और आर का मान निकाला था ए बटे 2, पूरा इंपोर्टेंट है। ठीक है, लेंस समीकरण कितना होगा, 1/f इक्वल टू 1 माइनस का u प्लस 1/b, माइनस का 1/u है, ध्यान रखना ये चीज है ना, मैंने शायद वहां पर माइनस यहाँ लगा दिया, नहीं वो यहाँ पर -1/u। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो लेंस की शक्ति दिख रहा है, हाँ ठीक है, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, P बराबर की 1/f, आपके पास बहुत सारे लेंस दे रखे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना हो जाएगा आपके पास 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, लेंसों के संयोजन से तुल्य फोकस दूरी एवं शक्ति, तुल्य फोकस दूरी क्या हो, तुल्य शक्ति क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3, तुल्य फोकस दूरी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, अब देखो आवर्धन क्षमता अभी अपने निकाली थी नॉर्मल, ठीक है, अब आया आपके पास सरल सूक्ष्मदर्शी, वो दर्पण की थी, सरल सूक्ष्मदर्शी की क्या होगी अपने पास, m बराबर के 1 प्लस d/f। ठीक है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन, डी क्या है यहाँ पर, एफ तो फोकस डिस्टेंस है, ये डी क्या है, मिनिमम जो अपन क्लियर विजन की डिस्टेंस होती है, ठीक है, निकटतम दृश्य विजन, मतलब हाँ जहां तक अपन देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपके पास, सीधा याद रख लेना, फॉर्मूला लिख रखा है, m बराबर के L/f0 1 प्लस d/f e, ये ऑब्जर्वर लेंस है, अभिदर्शक लेंस है की फोकल लेंथ, और ये क्या है अपने पास एफ ई, जो आई साइड के पास जो लेंस होगा, नेत्रिका के पास जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, एम बराबर के f/m/o/f e, ये सारे फॉर्मूले हैं अपने पास। और दूरदर्शी की ट्यूब लंबाई, जो अपने पास दूरदर्शी है उसकी लंबाई क्या होगी, इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो f0 प्लस f e बराबर कितना होगा, l के होगा, ये l। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके सारे फॉर्मूले 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 एक जगह पर हो गए हैं, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल में कोई भी फॉर्मूला कभी भी कैसे भी यूज हो सकता है, आई रिपीट, कोई भी फॉर्मूला कभी भी कैसे भी यूज हो सकता है न्यूमेरिकल्स के अंदर।
सारे फॉर्मूला अपने को याद होंगे, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट पे आते हैं हम। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश को किरण माना जाता है, किरण प्रकाशिकी कहलाती है। किरण प्रकाशिकी चैप्टर का नाम है कि जिसमें हम क्या करते हैं, हम प्रकाश जो लाइट आ रही है उसको क्या मानते हैं, एक रे मानते हैं, प्रकाश की एक किरण मानते हैं। तो वो क्या होगी, आपके पास रे ऑप्टिक्स होगी। प्रकाश जिस रेखा पर अनुगमन करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, जिस लाइन पर जानते हो आप चीज। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक विक्षेपण आदि परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे अपन। जो जो टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, सिर्फ उन्हीं चैप्टर वही टॉपिक क्या करते हैं अपन किरण प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। वही लाइन लिख रखी है यहाँ पर। किसी सतह से प्रकाश का टकराकर पुनः पुनः उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कि सरफेस से लाइट आई, टकरा के वापस चली गई, तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन प्रकाश का। जिस माध्यम से आ रही है, इस माध्यम से आके इसी सरफेस से टकरा के चली गई। ठीक है, तो ये क्या है, परावर्तन है। अगर किसी दूसरे इस माध्यम को पार करके इस माध्यम से अंदर चली जाती इस माध्यम के, तो वो क्या होती, अपवर्तन आएगा आगे ना। प्रकाश के परावर्तन की परिघटना में माध्यम, प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। कि जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो कौन कौन सी चीजें नियत रहती हैं। ठीक है, प्रकाश के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रहती है, माध्यम, जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में चली जाएगी, तो मीडियम चेंज नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा है प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट जिस चाल से आ रही थी उसी लाइट उसी चाल से चलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, उसकी जो वेवलेंथ है उसमें भी चेंज नहीं होगा, कि यहां से आ रही थी तब अलग वेवलेंथ की थी, अब टकरा के चलेगी तो अलग वेवलेंथ की होगी, नहीं, सेम वेवलेंथ रहेगी। और है आपके पास फ्रिक्वेंसी, कि प्रकाश की जो फ्रिक्वेंसी है, जिस आ रही है जिस फ्रिक्वेंसी की थी उसी फ्रिक्वेंसी के टकरा के यहां से जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये चारों चीजें याद रखनी। हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आपको दे दे कि निम्न में से कौन सा नियत रहता है या निम्न में से कौन सा नियत नहीं रहता है। ठीक है, चार ऑप्शन दे दे, चार में से एक को गायब कर दे, यहाँ पे चार चीजें, चारों में से एक चीज गायब करके कुछ नई चीज दे दे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, वहां पर ध्यान से पढ़ना, नियत नहीं रहता। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले कम से कम 2 बार 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, भले पेपर अधूरा रह जाए, आई रिपीट, भले ही पेपर अधूरा रह जाए, पर हमको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हो, वो काट के 0 देगा, उससे अच्छा भले ही 2 नंबर का रह जाए। ठीक है, आप 56 में से 54 का अटेम्प्ट करके आ रहे हो और आपके जो नंबर आ रहे हैं वो 50 के आसपास आ रहे हैं, और दूसरा आप 56 में से 56 का अटेम्प्ट करके आ रहे हो, आपके नंबर 40 आ रहे हैं, तो कौन सा बेटर है, 54 वाला बेटर है। बस वही वही हमें करना है। ठीक है, हाँ, परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन एवं नियमित परावर्तन, जैसे विसरित परावर्तन भी कहते हैं। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन विसरित परावर्तन भी कहलाता है। परावर्तन के 2 नियम हैं, 2 नियम पढ़ाए अपन ने कि तीनों, एक तो अपने पास आपतित किरण, प्रकाश परावर्तित किरण और अविलंब। एक किरण आई जिससे टकराई, आपतित किरण, इस सतह पर आके टकराई, वो कौन सी होगी, आपतित किरण। यहां से टकरा के चलेगी परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो अपन इस पे नॉर्मल डालेंगे सरफेस के ऊपर, तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, प्रूफ भी क्या बनने। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण क्या होता है, जैसे ये सरफेस है मेरे पास, ठीक है, यहां पे कोई प्रकाश की किरण आई और इधर चली गई, ये अपन ने एक लंब डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा आप ढंग से बना लेना, स्केल स्केल यूज करके। ये एंगल, ये जो किरण आई इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। आ रही है, टकरा रही है, ये कौन कौन सा हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, ये क्या हो जाएगा आपके पास, इंसिडेंट एंगल, या फिर आपतन कोण। ये आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्टेड कोण, परावर्तित कोण, और ये क्या हो गया आपके पास, परावर्तित किरण। पहला नियम तो ये तीनों एक ही तल में लाई करेंगे, ये क्या हो गया, अविलंब।
नॉर्मल टू दी सरफेस, ये तीनों एक ही तल में लाई करेंगे। देखो इस बोर्ड पर ही लाई कर रहे हैं, तीनों एक ही बोर्ड। क्या हो गया? दिख रहा है ना? ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपका आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। कोई ठीक है, ये आपका विलंब है। तीनों, पहला नियम क्या कहता है? ये तीनों एक ही तल में लाई करेंगे, कर रहे हैं इस बोर्ड के ऊपर। ठीक है, एक बोर्ड एक तल है अपने पास जिसमें तीनों एक ही जगह पर है। दूसरा आपके क्या कह रहे हैं? एंगल आई बराबर क्या होगा? एंगल आर के होगा। आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। ये दो नियम है किसके? रिफ्लेक्शन के। किरण प्रकाशिकी में चिन्ह परिपाटी के लिए किसका यूज करते हैं अपन? कालतीय निर्देश पद्धति का उपयोग करते हैं। कैसे? देखो, कालतीय निर्देश पद्धति क्या कहती है आपके पास? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, इधर जाओगे तो ये 0 0 होंगे, +1 +2 +3। इधर जाओगे तो +1 +2 +3। इधर आओगे तो -1 -2 -3। नीचे आओगे तो -1 -2 -3। इसी तरह से चलते। मान के चलो मैंने किसी दर्पण को इस तरह से रख दिया है, कोई भी दर्पण हो, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, इस तरह से रख दिया है। कोई चीज आप इधर नोटिस करोगे, किसी भी चीज को इधर नोटिस करोगे तो वो कैसी होगी? नेगेटिव। इधर कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव। ऊपर की ओर हाइट कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव। ठीक है, और नीचे की ओर हाइट कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव। इसी का यूज करते हैं अपन। ये हमारी दर्पण है, चाहे प्लेन हो, चाहे इस तरह का हो, चाहे इस तरह का हो, जैसे भी आप रखोगे वो। फोकस दूरी की बात करोगे, चाहे ये फोकस दूरी होगी तो नेगेटिव, ये लोगे तो पॉजिटिव। ये आपकी हाइट है तो पॉजिटिव, नीचे वाली हाइट है तो नेगेटिव। तो काल्तीय निर्देश तंत्र पढ़ा है क्लास में, बहुत अच्छे से समझाया, ध्यान रखना इसको। हाँ, दर्पण दो प्रकार के होते हैं समतल एवं गोलीय। दो प्रकार के दर्पण होते हैं अपने पास, कौन कौन से? एक तो समतल दर्पण जिसमें आप डेली अपना फेस देख के जाते हो, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण के एग्जांपल जैसे अपने बाइक वगैरह में अपन देखते हैं, बाइक का जो बैक व्यू मिरर है, या फिर अपन कहाँ यूज करते हैं? हम्म, चम्मच वगैरह में देखा होगा आपने। ठीक है, तो अपने गोलीय दर्पण होते हैं अपने पास। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल एवं अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होंगे, उत्तल एवं अवतल दर्पण। ठीक है, ये मान के चलो दो गोलीय दर्पण है मेरे पास। अगर इसमें ये वाली सतह कैसी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसी है? परावर्तित सरफेस है। तो इसको क्या करूंगा मैं? पीछे से पॉलिश कर देंगे। ठीक है, और ये वाली कैसी है? परावर्तन सरफेस है, तो इसको पॉलिश कर देंगे। ठीक है, ये कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। कैसा? अवतल दर्पण। और ये कैसा होगा? उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्वेक्स। इंग्लिश वाले याद कैसे करोगे? कॉनकेव, केव यानी क्या होता है? गुफा। ठीक है, तो ये गुफा जैसी सरफेस जो इसकी रिफ्लेक्टिंग हो वो कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, और हिंदी वाले याद कैसे करोगे? एक ट्रिक बताई थी आपको क्लास में, उत्तम उत्तल चंद। ठीक है, समझ गए? अरे उत्तल चंद टकला, समझ गए? जिसकी टकला जैसा होगा वो कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, हाँ, कहां तक पहुंच गए? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, उत्तल दर्पण की धनात्मक और अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण जैसे ये प्लेन है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी की बात कर रहा है, कहां होगी? अनंत होगी। ठीक है, कि अब ये पूरे डिटेल में जाएंगे अपन। ये है, इसकी फोकस दूरी कहीं ना कहीं आएगी, एक प्लेन है एकदम। ठीक है, पृथ्वी की हम क्या कह रहे हैं?
पृथ्वी हमको चपटी क्यों दिखती है? क्योंकि हम इसके सिर्फ छोटे से पोर्शन को देख पाते हैं। तो एक मेरे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? इनफाइनाइट, और उसका हमने छोटा सा पोर्शन ले लिया। ठीक है, तो इसकी अगर आपसे त्रिज्या पूछे तो कितनी होगी? अनंत होगी। तो ऐसी फोकस दूरी भी कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। उत्तल दर्पण ये कौन सा है? अवतल दर्पण। इसकी क्या, देखो मैं क्या कहा अभी हमने? प्लेन जो मिरर होगा आपके पास वो इसी तरह से होगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? यहां रखोगे। इसकी जो फोकस दूरी होगी या फिर कहाँ होगी वो? पहली बात तो यहां नहीं होगी, वो कहाँ होगी? इनफाइनाइट पे होगी। ठीक है, कहाँ होगा फोकस? इनफाइनाइट पर। ठीक है, बात की हमने अवतल दर्पण। ये पोल ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? अपन यहां रखेंगे। ठीक है, फोकस कहाँ आएगा? यहां पर अगर आपका 2R है तो ये आपका फोकस यहाँ कहीं आ जाएगा, यहीं आ जाए, कहीं भी आ जाए अपने पास। तो कैसा आएगा ये? नेगेटिव। ये एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो इधर की साइड कैसा होगा? वो नेगेटिव। तो अवतल दर्पण के लिए कैसा आ गया? नेगेटिव। उत्तल दर्पण के लिए कैसा आएगा? इसी तरह से रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपन यहां रखेंगे इसकी शाइनिंग सरफेस के सामने। ठीक है, तो ये कैसा आएगा आपके पास? इसकी जो फोकस होगा वो कहां आएगा? यहां आपका फोकस आएगा। ठीक है, तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ गए? प्लेन मिरर का इनफाइनाइट पर, अवतल दर्पण का नेगेटिव, उत्तल दर्पण का पॉजिटिव। एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ था, ध्यान रखना उसको। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण तथा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण को क्या कहोगे आप? अपसारी, और इसको क्या कहोगे? अवतल दर्पण को अभिसारी। क्या करता है? उत्तल दर्पण पे अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी, अवतल दर्पण अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो कहां होके जाएगी? फोकस पे होके जाएगी। समानांतर आई, फोकस पे होके चली गई। तो ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है आपकी सारी सरफेस, सारी लाइट रेज को कहां पर? एक बिंदु की तरफ। तो इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग। और अगर बात करें अपने पास अभिसारी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, प्रकाश की कोई किरण आएगी, ये क्या करेगा? उसको ऐसे जाएगी जैसे ये फोकस पे होके जा रही है और ये इधर चली जाएगी। तो दूसरी किरण आई, ठीक है, तो वो कहां चली जाएगी? इस तरह से चली जाएगी। तो ये क्या कर रहा है? फैला रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्ज कर रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको? डाइवर्जिंग। ठीक है, अभिसारी। ठीक है, समझ गए? गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र उसका ध्रुव कहलाता है। ये गोलीय दर्पण है, इसका जो ज्योमेट्रिकल एक्सेस होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, इसकी जो लंबाई है, इसका बीचों बीच का पॉइंट, ये क्या कहलाएगा? इसका पोल कहलाएगा। ठीक है, बीचों बीच का पॉइंट इसका पोल कहलाएगा। वक्रता केंद्र, ठीक है, फोकस दूरी एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये फोकस हो गया। ठीक है, यहां पर आर होगा, वक्रता केंद्र, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, और ये पोल, तीनों को जो रेखा मिलाएगी उसको बोलेंगे अपन प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। बहुत सारी अक्ष होंगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक अक्ष हो गई, ये एक अक्ष हो गई, बहुत सारे कच्चा हो गए, मुझे पता है। ठीक है, छोड़ो। ये देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बहुत सारी एक्सिस होंगी आपके पास, लेकिन एक एक्सिस होगी जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तीनों को मिला रही होगी, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, फोकस बिंदु वक्रता केंद्र एवं ध्रुव का मध्य बिंदु होता है। फोकस बिंदु कहां होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और पोल के बीचों बीच का पॉइंट। इसीलिए ये अगर आर है, ये एफ है, तो ये भी एफ होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2R हो जाएगी, 2F हो जाएगी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पढ़ा है सबसे पहले अपन ने ये स्टेटमेंट पढ़ा है, तो चेंज कर देना है। दिख रहा होगा? हाँ, ठीक। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, जानते हो। प्रतिबिंब के आकार तथा बिंब के आकार का अनुपात को आवर्धन क्षमता से परिभाषित किया था अपने डेफिनेशन, वो सूत्र भी लिखा है, फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफिकेशन पावर।
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल में परिवर्तन के कारण वे अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है आपके पास कि प्रकाश की जब कोई किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड में कुछ कमी हो जाती है, इस वजह से उसमें क्या हो जाता है, उसका पाथ डेविएट हो जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे अपन, जैसे आ रही है जिस रास्ते आ रही है उसी रास्ते अगर आगे चलती जाती तो डेविएशन नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा वो बेंड हो जाती है, इस घटना को बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन की परिघटना में माध्यम प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होते हैं परंतु आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। माध्यम चेंज होगा, देखो एक माध्यम से आ रही है नीचे चली गई दूसरे माध्यम में। ठीक है, या आपने कोई मीडियम ले लिया, मान के चलो कुछ है क्या दिखाने के लिए? चलो छोड़ो रहने दो। एक माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है और दूसरे माध्यम में वो एंटर कर गई तो माध्यम चेंज हो गया। दूसरा आपसे कह रहा है कि प्रकाश की चाल, हमने बोला था प्रकाश की चाल परिवर्तित हो रही है इसलिए वो क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। तीसरा है तरंग दैर्ध्य, उसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, यहाँ से चेंज हो जाती है, परंतु आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अपवर्तन दो प्रकार के होते हैं, सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन और विरल से सघन माध्यम में अपवर्तन। कि जैसे प्रकाश की कोई किरण है, अपने जैसे कांच की बोतल है, ठीक है, कांच की एक सतह है, जैसे आपके पास क्या है, कांच की एक सतह ले लिया आपने कोई भी, नहीं मेरे पास यहाँ पे है ना, मान के चलो ये कांच की कोई सतह है, यहां से प्रकाश की किरण आई, आके जब यहां से टकराएगी तो वो क्या होगी, डेविएट होगी। फिर जब इस कांच की सतह से बाहर निकलेगी तो जब ये माध्यम कैसा है, विरल माध्यम है, रेयरर माध्यम है, ये वाला माध्यम कैसा है, डेंसर। तो एक बार तो यहाँ पर सघन से विरल से सघन में आई और फिर सघन से विरल में जाएगी तो दोनों बार इसका क्या होगा, परिवर्तन होगा। सघन से वापस कहां जाएगी, विरल में जाएगी। तो दो तरह का परिवर्तन होगा, एक तो विरल से सघन में, रेयरर से डेंसर में जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी, दो तरह का परिवर्तन अपन देखते हैं। ठीक है, अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम वही कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम जो स्नेल्स लॉ है अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n/1। ठीक है, उसकी बात कर रहा है, जानते हो ये चीज तो आप। ठीक है, स्नेल का नियम, आपतन कोण की ज्या साइन आई बटे साइन आर किस क्या होगा आपके पास, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत राशि होता है, जैसे n2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, बताया था अभी अपन ने, है ना, टेंशन मतलब उसकी। पानी से भरे पात्र का पेना ऊपर उठाई देना, सूर्य का देखो पानी से कोई भरा पात्र है जिसके अंदर हमने कोई छड़ डाल दी तो आपका या फिर जो तल है उसका थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देगा, और आपके पास क्या है, सूर्य का सूर्योदय के पूर्व दिखना, सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, ये सब क्या है, अपवर्तन की परिघटना के उदाहरण है। दोबारा सुन लो कि जैसे आपने पानी के अंदर कई बार देखा होगा कि आपका 1 रुपए का सिक्का गिर गया, 5 रुपए का सिक्का गिर गया तो वो थोड़ा सा ऊंचा दिखता है, बॉल गिर गई क्रिकेट की। ठीक है, पानी के अंदर बॉल पड़ी हुई है, आपको लगेगा कि यार ये तो ऊपर ही, हाथ देंगे तो पता चलेगा कि यार ये तो बहुत नीचे। ठीक है, तो क्या हो रहा है वहां पर, पानी के अपवर्तन की घटना के कारण क्या हो रहा है, पानी का जो तल है वो आपको थोड़ा सा ऊंचा दिखाई दे रहा है, या जो बॉल पड़ी हुई है वो आपको ऊपर दिखाई दे रही है। दूसरा, सूर्योदय का पहले दिखना, सूर्योदय उदय होगा, सूर्य जब राइज होगा, सन जब राइज होगा तो आपको क्या होता है, उससे 8 मिनट पहले ही आपको, 8 मिनट ही देख लेना जितना भी टाइम है, उससे पहले ही आपको ये दिख जाता है। ठीक है, और लास्ट तक सूर्य के उदय, नहीं 2 मिनट है शायद, हाँ 2 मिनट पहले दिख जाता है, 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, एक बार देख लेना, ये कंफर्म कर लेना बुक से। और आपका जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद तक ये आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना, तारे आपको देखते होंगे रात में, आप देख रहे हो टिमटिमा रहे हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। यहाँ पर जो हवा है, हवा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर अपवर्तन की घटना होती रहती है, इस वजह से आपको ये टिमटिमाते हुए दिखते हैं। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज हमने यहाँ पर अभी तक नहीं पढ़ी है कि क्या है, देखो ये प्रकाश की किरण आई, ये आपका अविलंब है, और ये क्या हो गया, ठीक है, ये आपतित किरण है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, और ये क्या है आपका अविलंब। ये आपका सघन है, ये विरल है,
और ये आपका सघन माध्यम है। ठीक है, तो ये विरल से जब सघन में आएगी तो क्या होगी, लंब की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब सघन से विरल जाएगी तो ये क्या हो रही है, अगर मैं इस किरण को उल्टा कर दूं, प्रकाश की किरण को इधर से भेजूं तो वो क्या होगी, जस्ट चेंज हो जाएगी। सघन से जब विरल में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी, सॉरी डी डेंसर, डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर की ओर विस्थापित होगी। ठीक है, तो यही बात मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास सघन माध्यम है, यहां से एक प्रकाश की किरण गई तो ये क्या होगी, क्या होगी, लंब से दूर की ओर विस्थापित होगी। ठीक है, लंब से दूर की ओर विस्थापित होगी। आपने थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया, ठीक है, थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया तो ये क्या हो गई, और थोड़ी सी ज्यादा डेविएट हो गई। आपने थोड़ा एंगल और बढ़ाया, ठीक है, थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया, ये क्या चली गई, इसके साथ में चली गई। तो ये जो एंगल होगा, ये पहला तो ये क्या है, सघन है, ये दूसरा क्या है, विरल है। पहला माध्यम क्या है आपका, सघन है, दूसरा माध्यम क्या है, विरल। ये डेंसर माध्यम है और ये कौन सा है, विरल। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है, अभिलंब से दूर की ओर विस्थापित होती है। ठीक है, और वह एंगल जहां पर ये क्या हो जाए, वह कोण जहां पर आपतित प्रकाश की किरण सतह के समानांतर चली जाए, सतह के समानांतर चली गई है, तो ये एंगल कितना हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री। ठीक है, आर का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। अगर बाहर से आवाज चिल्लाने की आ रही हो तो मेरी गुड़िया खेल रही है, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, हाँ, अगर ये जो किरण है इस एंगल से मैं ज्यादा एंगल पर आपतित करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इधर नहीं जाएगी, अब ये इधर ही जाएगी, तो ये क्या हो गया, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये घटना क्या कहलाएगी, अगर आई यहां से मैंने ज्यादा दे दिया, ये एंगल क्या है, आई है, आई का मान क्या है, ग्रेटर देन आई सी है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन पहली क्या है, प्रकाश की किरण को क्या करना है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ट्रेवल करना है। दूसरी कंडीशन कि जो आपका इंसिडेंट आपतन कोण है वो क्या है, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ये बात। तो अब देखो, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन से विरल में जाएगी तभी होगा, वरना नहीं होगा। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, दोनों बता दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखना, देखो मारीचिका, मारीचिका जो होती है आपके पास, मिराज जिसको बोलते हैं, हीरे की चमक, हीरा जो आपको चमकता दिखता है, प्रकाशिक तंतु, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना के उदाहरण है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो होती है ये किसके उदाहरण है, ऑप्टिकल फाइबर में के अंदर भी यही घटना होती है। ठीक है, मैंने पूरा डायग्राम बना के, डायग्राम दिखा के आपको बताया है कि कैसे होती है क्लास के अंदर। किसी लेंस की फोकस दूरी लेंस की दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। कोई लेंस है, अब लेंस क्या होते हैं, दो सतह से बने होते हैं, दो मिरर होते हैं, दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं, देखे होंगे आपने, चश्मा देखा है, सबने देखा है, आंखों में पहना होगा। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, अगर आपके पास इस तरह का है तो वो उत्तल, और अगर वो घुमावदार है तो वो अवतल। ठीक है, एक सरफेस प्लेन हो जाएगी तो प्लेनो कॉनकेव या आपको प्लेनो कॉन्वेक्स, जो भी आपने देखे होंगे क्लास में बना के बता रखे हमने, है ना। तो आपके पास दो सरफेस होंगी उसके अंदर इस तरह की, अगर इस तरह का है तो आपके पास एक सरफेस दूसरी सरफेस, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो दोनों सतहों पर निर्भर करेगी, इसकी फोकस दूरी अलग होगी, इसकी फोकस दूरी अलग होगी। ये बात कह रहे हैं अपने यहाँ से। लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के साथ साथ उस माध्यम के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करती है जिसमें इसे रखा जाता है। ठीक है, तो फोकस दूरी अभी हमने लेंस का फॉर्मूला निकाला तो वहां भी अपन ने डिस्कस की थी। लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। सूत्र लिखा था फॉर्मूला हमने, वन पी बराबर क्या था, 1/f था अपने, तो इसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। यूनिट क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, डायोप्टर।
ठीक है, यूनिट क्या होती है उसकी, डायोप्टर होती है। हाँ ये लिख रखा अगला ही, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अच्छा, उत्तल लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो पावर है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जबकि अवतल लेंस कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की क्या होगी, अपने पास नेगेटिव होती है। लेंसों के संयोजन में लेंस की क्षमता भी जुड़ती है। फॉर्मूला लिखा था अभी हमने यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिख रहा है, P1 बराबर के P1 सॉरी P बराबर के P1 प्लस P2 प्लस P3 इस तरह से जुड़ते जाते हैं। ठीक है, फिर बात करें, सूक्ष्मदर्शी अत्यंत छोटे आकार की वस्तु को आवर्तित करके दृश्यमान बनाता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, अत्यंत छोटे प्रकार की वस्तु को क्या करता है, बहुत छोटी वस्तु होती है, सूक्ष्मदर्शी है। देखो नाम में यार माइक्रो, इसको बहुत छोटी है, माइक्रो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसको क्या करता है, बड़ा कर देता है, और फिर क्या करता है, आपको देखने लायक बना देता है। ठीक है, वस्तु को आवर्तित करके क्या करता है, बड़ा करके लार्ज करके आपको देखने लायक बना देता है। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है, सरल और संयुक्त। ठीक है, दोनों के डायग्राम वगैरह देख के जाने हैं, इंपॉर्टेंट है। कोई भी उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करता है यदि बिंब एवं फोकस प्रकाशित केंद्र पर रखा जाए। ठीक है, हाँ, कोई भी उत्तल लेंस जो होगा आपका कैसे काम करेगा, सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करेगा। आपने देखा होगा बचपन में प्रयोग करते हैं अपन, सीआईडी नाटक देखा होगा, उसमें वो शुरुआत होता है जब वो उसमें डॉक्टर सानू के कौन है वो लेके बैठता है, माइक्रो लेंस लेके खड़ा बैठा, तो वो कैसे काम कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब रैखिक, आवर्धित, आभासी एवं सीधा होता है। मैंने बोला था ना, लेंस के द्वारा जो भी, लेंस और मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनेगी, सबकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया तो कैसे बनेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया तो कैसे बनेगा, ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, इसे अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस कहा जाएगा। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होंगे, एक तो आपका जो बाहर की ओर होगा, ठीक है, जिसको अभिदर्शक कहेंगे, और दूसरा अपने आंख के पास होगा, तो वो कैसा होगा, अपने पास नेत्रिका लेंस कहलाएगा। अभिदर्शक का आकार नेत्रिका के आकार से कम होता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी है तो नेत्रिका के पास, जो सूक्ष्मदर्शी है तो जो नीचे जो लेंस होगा उसकी साइज बड़ी होगी, और जो आंख के पास जो लेंस है उसका क्या होगा, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट के पास में अभिदर्शक का जो लेंस है उसका जो आकार है वो छोटा होगा, और आंख के पास जो लेंस है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। अभिदर्शक का आकार, जो ऑब्जर्वर लेंस है उसकी जो साइज है वो आईसाइट वाले लेंस से कम होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बनने वाला प्रतिबिंब आवर्धन, आवर्धित मतलब बड़ा, आभासी और उल्टा होता है। पूरी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक में द्वितीय फोकस बिंदु नेत्रिका के प्रथम फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ट्यूब लंबाई कहते हैं। अपने पढ़ा है, एफ एल बराबर के एफ नॉट एफ ओ प्लस एफ ई। ऑब्जर्वर लेंस की फोकस लेंथ जोड़ ली और आईसाइट वाले लेंस की फोकल लेंथ जोड़ ली, तो वो क्या होगी, आपके पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ट्यूब लंबाई होगी। लिखा था यहाँ पर अभी फॉर्मूला, है ना। किसी दूरदर्शी का उपयोग दूर की वस्तुओं को कोणीय आवर्धित करने के लिए किया जाता है। कि कोई दूरदर्शी है उसका उपयोग क्यों करते हैं, दूर की वस्तु को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, दूर की वस्तु को कोणीय आवर्धित करने के लिए, कि दूर की वस्तु तारे हैं, ठीक है, वो हमें क्या देखेंगे, दूर से बहुत छोटे दिखते हैं, अगर आप सीधे देखोगे तो बहुत छोटा दिखता है। ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो बड़ा कर देता है, मतलब उसका जो अल्फा बन रहा है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देगा। ठीक है, दूरदर्शी में अभिदर्शक का आकार बड़ा जबकि नेत्रिका का आकार छोटा होता है। ठीक है, दूरदर्शी में, समझ गए हो तो जानते हो, है ना, देखा अपन ने। दूरदर्शी के अंदर क्या होगा, नेत्रिका के पास जो है, आई साइट वाले के पास जो है, देखो छोटा करने के लिए, जब छोटी चीज थी उसको बड़ा करने के लिए हमने यूज किया था, तो जब चीज छोटी है तो जो उसका लेंस है वो भी छोटा है। माइक्रोस्कोप अगर मैं बात करूं, सूक्ष्मदर्शी की बात करूं, तो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस है वो छोटा है क्योंकि वो माइक्रो चीज को दिखा रहा है। आप बड़े लेंस से छोटी चीज को नहीं देख पाओगे। ठीक है, बस एक समझने के लिए। वहीं पे मैं बात करूं कि दूरदर्शी है, ठीक है, दूरदर्शी की बात करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट के पास साइड जो लेंस होगा, अभी अभिदृष्टक जो लेंस कहेंगे हम, वो कैसा होगा, दूर है, बड़ी चीज छोटी जो हमने को बड़ी है पर अपन को छोटी दिख रही है, उसको देखने के लिए अपन बात करेंगे तो वो कैसा होगा, बड़ा होगा। आई साइट वाला छोटा होगा। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मूवीज में वो लेके बैठते हैं, बाहुबली में देखा होगा, ये छोटा है सामने वाला बड़ा है। ठीक है, दूरदर्शी में दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को दूरदर्शी की ट्यूब लंबाई कहते हैं। वही है, दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी जैसे कैसेग्रेन दूरदर्शी भी कहते हैं, परावर्तक दूरदर्शी। रिफ्लेक्टिंग दूरदर्शी को क्या कहेंगे अपन, कैसेग्रेन दूरदर्शी भी कहते हैं। प्राथमिक दर्पण अवतल तथा द्वितीयक दर्पण कैसा होता है, उत्तल होता है। डायग्राम बनाना है, कई बार बोला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं।
परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ होता है। कौन सा दूरदर्शी श्रेष्ठ होगा? परावर्तक ऑप्शन दे दिया आपको, परावर्तक और अपवर्तक, तो परावर्तक दूरदर्शी श्रेष्ठ होगा। ठीक है, यहां पर आपके ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब महत्वपूर्ण तत्व और सिद्धांत आपके हो जाते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण 30 डिग्री पर आपतित होती है, इस किरण में विचलन होगा। 31 डिग्री पर आपतित हुई और ये आपको कितना दे दिया उसने? 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन एंगल? 30 डिग्री। टोटल विचलन कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बोला है मैंने, कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता? आवासीय प्रतिबिंब कौन सा नहीं बनाता? देखो, समतल तो हमेशा ही आवासीय बनाता है, उत्तल में भी हम जानते हैं आवासीय बनते हैं, अवतल में भी अपन जानते हैं अगर फोकस और उसके बीच में रख दिया, पोल और फोकस के बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया तो कहां बनेगा? आवासीय बनेगा। तीनों में आवासीय बनते हैं, तो चौथा ऑप्शन क्या करें? सभी दर्पण सभी आवासीय प्रतिबिंब बनाते हैं, तो सभी दर्पण क्या करते हैं? आवासीय प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? आवासीय होगा, वास्तविक होगा, आकार में बड़ा होगा कि उल्टा होगा? आवासीय होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? वस्तु से बड़ा, सॉरी, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा अपने पास वर्चुअल जो अपने पास इमेज है वो किस में मिलेगी? अपन को अवतल दर्पण में मिलेगी। उत्तल में क्या होता है? छोटी मिलती है, ध्यान रखना, उत्तल दर्पण के अंदर हमको छोटी मिलती है, कॉन्वेक्स के अंदर हमको छोटी साइज मिलेगी, कॉनकेव के अंदर हमको बड़ी साइज मिलती है, फोकस और उसके बीच में रख देना, बड़ी साइज मिल जाएगी। ठीक है, दर्पण, अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु, अब ये डायग्राम देखना, आप खुद बताना इसका आंसर, है ना? उत्तल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु व इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। ये आपके पास अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये आपका क्या होगा? ये फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप यहां रखते हो तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहां कहीं रखते हो तो इमेज कहां बनेगी? यहां बनेगी। ठीक है, यहां पर अगर आपने फोकस पे रख दिया तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, यहां रख दिया तो यहां पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को आपने यहां रख दिया, कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनती है? यहीं पे बनती है। ठीक है, तो मैं बात करूं आपके पास इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कहां होगी? ये दूरी f, ये दूरी f, तो ये कितनी होगी ऊपर की? 2f। ठीक है, लेकिन आपसे बोला गया है इमेज, जब क्वेश्चन देखो, वास्तविक प्रतिबिंब के स्थित किसी वस्तु व इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच, वस्तु ये रही, वस्तु ये रही ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? इमेज। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, देखो f और f, 2f, और वापस से उल्टे आओगे। ठीक है, कोई बोलेगा कि सर शून्य होती है, नहीं, डिस्टेंस हम फोकस पोल के रूप में निकालेंगे, f और f, 2f, और वापस 2f प्लस 2f कितनी हो जाएगी? 4f। ऑप्शन सी क्या है इसका? ऑप्शन सी है, फोक, ये 4f बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, यहां पे रखोगे वहां रखोगे सब जगह चेक कर लेना, 2f ही आएगी, तो 4f ही आएगी। ठीक है, तो किसी बुक में अगर 0 दे रखा हो तो करेक्शन कर लेना, और अगर एनसीईआरटी में कुछ और दे रखा है, हालांकि मैंने देखा है, पर अगर कहीं किसी और किताब में कुछ और दे रखा है तो मुझे कमेंट करके बता देना, सर इस बुक में पेज नंबर इस पर ये दे रखा है इसका आंसर। मेरे हिसाब से इसका आंसर 4f होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है, एयर से कहां जा रही है? वाटर के अंदर जा रही है, प्रकाश की कोई भी रे, ठीक है, लाइट की कोई भी रे, तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? मैंने बोला ना चारों गुण अपन को देखना है, तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा? आवृत्ति। बोला, सीधा सीधा स्टेटमेंट है। एक टैंक की तली थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, इसमें यदि इसमें द्रव्य भरा हो तो किसके कारण दिखती है? मैंने बोला इसका नीचे वाला किसके कारण दिखता है? ऊपर, अपवर्तन के कारण। ठीक है, सूर्योदय से ठीक पहले सूर्योदय दिखाई देने के कारण प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? बी वाले को पढ़ो। क्या कह रहा है? निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना पढ़ा अपन ने? 2.99792458 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर मीटर पर सेकंड इसको हम बोलते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अभी मैंने शायद उल्टा बोल दिया। 299,458,792। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये सर 299,458,792 मीटर पर सेकंड। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, ये आ जाएगा आपके पास, जिसको आप 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी लिख देते हो। एक्चुअल लिख दिया मैंने, एग्जैक्ट लिख दिया मतलब। हाँ, फिर आपसे कह रहा है, कहाँ गया ऑप्शन नंबर 11? अरे यार, क्वेश्चन तो मैंने चेंज किए ही नहीं इसमें बहुत देर से। ठीक है, अच्छा मैं फटाफट से इनके आंसर बोल देता हूँ। पहले का आंसर है आपके पास बी, दूसरे का आंसर है आपके पास बी, तीसरे का आंसर आपके पास डी, चौथे का आंसर आपके पास ए, पांचवे का आंसर ए, छठवें का आंसर सी। ठीक है, और फिर इन पे आ जाते हैं। सातवें में आंसर सी, आठवें में आंसर ए, नौवें में आंसर बी, और 10वें में आंसर बी। ठीक है, तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का सीधी एक लाइन पढ़ी थी अपने, स्टेटमेंट है ना। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश, अब देखो, वायु से कांच में प्रवेश करता है। वायु पहला माध्यम, दूसरा माध्यम कांच। कौन सा रेयरर है? वायु रेयरर है। ठीक है, जब हमने कंडीशन क्या पढ़ी है, सघन से विरल में जाना चाहिए, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, तो पहला माध्यम कैसा होना चाहिए? सघन होना चाहिए। ठीक है, निर्वात से वायु में प्रवेश करता है, निर्वात से वायु में, विरल से किस में जा रहा है? ये सघन में जा रहा है। नहीं, वायु से पानी में प्रवेश करता है, वायु से पानी में, वायु रेयरर से डेंसर में जा रहा है। नहीं, ऑप्शन डी, पानी से वायु में प्रवेश करता है। ऑप्शन डी, पानी पहला कैसा है? सघन, दूसरा कैसा है? विरल। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। 12वें का आंसर डी, पानी से वायु में प्रवेश करता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है यदि नेत्रिका की फोकस दूरी कैसी हो? कम हो। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र है जो वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण को बढ़ा देता है। आंख के पास जो कोण बन रहा है ऑब्जेक्ट का, उसको क्या करेगा? बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर बी 14 का। 15 का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक एवं बड़ा। ठीक है, वास्तविक एवं बड़ा होता है। 16, यदि दूरदर्शी को उलटकर अभिदर्शक की ओर से देखा जाएगा तो क्या होगा? दूरदर्शी है आपके पास, ये आपके पास नेत्रिका लेंस है, और ये कैसा है? अभिदर्शक लेंस। आपने उठा के उल्टा कर दिया तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपको छोटी दिखेगी। ऑप्शन ए, वस्तु बहुत छोटी दिखाई पड़ती है। ठीक है, न्यूमेरिकल आ गया आपके पास। किसी दूरदर्शी के अभिदर्शक व नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्रम से कितनी होती है? क्रम से दे रखी है, एफ नॉट, एफ ओ दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर, एफ ई दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनता है तो क्या होते हैं? दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अपन ने? एफ नॉट बटे एफ ई, 1 प्लस एफ ई बटे डी। ठीक है, स्पष्ट दूरी के लिए अपने पास ये होता है। क्या हो जाएगा? एम बराबर के एफ नॉट 100 बटे 5, 5 ही है, हाँ, इंटू 1 प्लस एफ ई 5 बटे, ये कितना होगा? 5 बार गया। न्यूनतम क्लियर विजन कितना है? डी का मान 25 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा एलसीएम लोगे तो? 5 से ये कितनी बार गया? 20 बार। 20, यहाँ पर कितना जाएगा? 5 प्लस 1 बटे 5 से ये गया 4 बार, और ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 6 चौकू 24 सेंटीमीटर, 24। ठीक है, कट गई।
हाँ, क्या आ जाएगा आंसर आपके पास? 24 सेंटीमीटर नहीं आएगा, मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, एक तराशा हुआ हीरा अधिक चमकता है, इसका कारण है, क्यों चमकता है अधिक? उसका उच्च अपवर्तनांक। ठीक है, यहां पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? रिक्त स्थानों की। परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति नियत रहती है, परंतु क्या होती है? उसकी तीव्रता क्या होती है? घटती है। परावर्तन के पश्चात उसकी तीव्रता घट जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। तीव्रता को इंटेंसिटी बोलेंगे। हाँ। यदि प्रकाश किरण किसी सतह पर कैसे आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वे वापस उसी पथ पर लौट जाती है। कैसे आपतित हो? लंबवत आपतित हो जाए, अभिलंब पर ही आपतित हो जाए, तो कैसे हो जाएगी? वो उसी जगह पर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो कैसे होगी वो? अभिलंबवत। लंबवत अगर उस पर आपतित हो गई तो वो कैसे होगी? परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो गई, तो वो क्या होगी? उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। एक समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री के झुकाव पर स्थित है। यदि एक ऊर्ध्वाधर प्रकाश की किरण टकराती है, तो वह परावर्तन के बीच के कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कैसे होगा देखो, चेक कर लेते हैं अपन कितना होगा। एक समतल दर्पण क्षैतिज के साथ 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, झुकाव पर स्थित है। ये आपका कोई दर्पण है जो क्षैतिज के साथ कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। जरूर नहीं कि यहां पर भी हो जाए। ठीक है, यहां तक है। यदि एक ऊर्ध्वाधर प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है, ठीक है, तो दर्पण एवं परावर्तित कोई प्रकाश की किरण आई, तो मैं क्या करूंगा? पहले यहां से एक लंब डालूंगा इसके ऊपर। ठीक है, ये लंब होगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, एक प्रकाश की किरण आई, मान के चलो ये प्रकाश की किरण आ गई, तो ये क्या होगी? जितना एंगल ये है उतना ही एंगल बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। ये कितना होगा आपके पास? 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना होगा? 90 डिग्री। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो पहले एक बार। ठीक है, दर्पण एवं परावर्तित प्रकाश की किरण का कोण कितना होगा? आपसे ये एंगल पूछा है, दर्पण एवं ये कोण कितना होगा? ठीक है, तो ये एंगल जिस पे आपतित हो रहा है, ये कितना होगा? अभिलंब आपतित हो रहा है। ठीक है, ये अगर आप इस लाइन को और बढ़ा दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 30 डिग्री आ जाएगा वापस से। ठीक है, ये 30 है तो ये 30 आ जाएगा, 90 में से 30 गए तो ये 60 आ जाएगा। पचर पचर हो गई, छोड़ो, सीधा याद रख लेना कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला एंगल, सीधी एक लाइन जाएगी, ये मैंने थोड़ी स्टेडी बना दी है, सीधी जाएगी, समझ में आ जाए। ठीक है, अगला तो बहुत इजी है। मिरर फॉर्मूला है, कितना होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/q। 23 क्या कहता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन दे रखी है। अपवर्तन माध्यम का वह गुण है जो माध्यम में प्रकाश की चाल निर्धारित करता है, और यह एक कैसी राशि? सदिश है, क्या दिश है? ठीक है, प्रकाश की चाल के माध्यम से प्रकाश की चाल निर्धारित करता है, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ताप बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? कम हो जाता है, घट जाता है, घटता है। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हो जाती है, उल्टा कह दिया तो विरल से सघन में जाती है तो अविलंब के निकट आ जाती है। ठीक है, ये के कारण, रिक्त स्थान के कारण हीरा चमकता है। किसके होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। किसके कारण? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हीरा आपका चमकता है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। m बराबर h डैश अपॉन h हमने डिस्कस किया है।
मोटर वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए चालक किस प्रकार का दर्पण यूज करते हैं? उत्तल दर्पण। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण के देखने का जो एरिया है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध लिख दोगे आप लोग। लेंस की शक्ति का फॉर्मूला P बराबर के 1/f। ठीक है, संबंध अभी पढ़ा अपन ने, F बराबर के R/2। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान लिखिए, मैंने एग्जैक्टली लिख दिया था 299,458,792 मीटर पर सेकंड। किसी दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। किसी दर्पण के लिए m बराबर के h डैश अपॉन h, या फिर आवर्धन क्षमता का सूत्र h डैश अपॉन h, या फिर माइनस b अपॉन u। एक बार देख लेना वो फॉर्मूला क्या है। m का मान माइनस b अपॉन u है मेरे हिसाब से, शायद इसमें b अपॉन u दे रखा था। एक बार देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ दोबारा। इसमें कितना दे रखा है? हाँ, आवर्धन क्षमता इसमें दे रखी दर्पण के लिए v अपॉन u। एक बार कंफर्म करना, माइनस b अपॉन u है मेरे हिसाब से, तो माइनस b अपॉन u है। ठीक है, तो बाकी के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है जो मैंने क्लास में नहीं करवाया है। बड़े क्वेश्चन आप सारे कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल्स हैं जो अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ना आराम से, फिर अपन थोड़ी देर में दोबारा एक और क्लास डालते हैं। इसे पढ़ो और मिलते हैं अपन थोड़ी देर बाद। राधे राधे।